जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारी महिला एवं बाल अपराध राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जिसकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? दहेज निषेध अधिनियम 1961। आज हम पढ़ने वाले हैं घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005। लेकिन एक बात आप सभी कान खोलकर सुन लो। देखो, कल मैंने जो पहली क्लास डाली थी उसमें कमेंट किए थे कई साथियों ने कि अब की बार तो सिर्फ योजनाएं हैं, अधिकार अधिनियम धारा वगैरह कुछ नहीं है। तो साथियों, उस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? महिला एवं बच्चों के अधिकार एवं उनसे संबंधित जो योजना है वो लिखा है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ अधिकार और होते क्या हैं। जब हम इन अधिनियमों को पढ़ेंगे तभी तो इनमें हमको अधिकार का पता चलेगा कि उनके अधिकार क्या क्या हैं, कि उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उनके खिलाफ कोई अपराध होता है तो उनको किस नियम के तहत वो कार्रवाई करें और किस प्रकार से उनको छुटकारा मिले। तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है और जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़े। ठीक है, मैं अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, जो सिलेबस में दे रखा है। यदि जिस भी साथी को ये नोट्स लेने हैं, वो नोट्स अपने क्या है कि टेस्ट सीरीज है ना, अपनी टेस्ट सीरीज उसके साथ फ्री है, उसके साथ फ्री है। प्रिंट निकलवा सकते हैं आप उनके, जैसे क्लास के साथ साथ ये कंप्लीट होंगे उसके बाद आप इनको ई बुक मिल जाएगी, आपको ई बुक को प्रिंट करवा लेना। ठीक है, टेस्ट सीरीज अपनी 99 रुपए में, इसमें 15 टेस्ट है, फुल सिलेबस के आधारित है। प्रत्येक पर्सन का व्याख्यात्मक हल मिलेगा आपको। ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से 1 जून आज पहला टेस्ट है, आज फर्स्ट टेस्ट है। ठीक है, 1 जून को शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे। कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 20। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मिशन पाठशाला। ओके, देखो आज अपना सेकंड टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। देखिए, चलिए चलते हैं। जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है, कौन सा 2005 है, उसको पारित कब किया गया? पारित किया गया उसको 13 सितंबर 2005 को, 13 सितंबर 2005 को। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर बात करते हैं लागू। 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आई बात समझ में कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है जो किस क्षेत्र को या किस क्षेत्र में लागू है? संपूर्ण भारत में, सभी केंद्रों में, सभी राज्यों में। ओके, तो ऐसा नहीं है, वहां पर मिलेगा आपको ऑप्शन जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। ओके, चलो अब बात करते हैं धाराएं। इसमें धाराएं कितनी है? टोटल धाराएं हैं 37। ये इंपॉर्टेंट है। अध्याय कितने हैं? 5। 2020 के अंदर जब क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन आया था कि कितने अध्याय हैं, तो उसमें कितने हैं अध्याय? 5 हैं घरेलू हिंसा अधिनियम में। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं उद्देश्य। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, इसके उद्देश्य क्या है? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा तथा उनके अधिकारों। आ गई बात कि उनके अधिकारों, उनके क्या क्या अधिकार हैं, तभी तो पता चलेगा। इन अधिनियमों को पढ़ेंगे, अधिनियमों में ही उनके क्या है? अधिकार हैं। अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है धारा 1। धारा 1 में क्या है? धारा 1 मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था, चाहे कोई सा भी अधिनियम हो, धारा 1 में क्या मिलेगा आपको? संक्षिप्त नाम, यानी कि उसका नाम क्या है, उसका विस्तार, यानी कि संपूर्ण भारत में है या केंद्र में है या राज्यों में। ठीक है, और उसका प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ मैंने आपको बता दिया है, क्या है? 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं 2019 में, जब धारा 370 उसके बाद 2019 में ये कहा हुआ? संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब बात करते हैं धारा 2।
धारा 2 में चाहे कोई सा भी अधिनियम हो, धारा 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी परिभाषा। धारा 1 में उसका संक्षिप्त नाम, उसका यानी कि लागू कब हुई और उसका विस्तार। ठीक है, ये आपको धारा 1 में, और धारा 2 में आपको परिभाषा मिलेगी। अब देखिए धारा 2 को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे देखो धारा 2A, धारा 2A, ठीक है। अब देखो घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा, यानी कि जो घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति है उसकी परिभाषा। ध्यान से देखो, पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा। ठीक है, धारा 2A में। फिर बात करते हैं धारा 2B में, बालक की परिभाषा, कि इस अधिनियम के तहत बालक कौन है। तो बालक कौन है, देखो 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा हो वो क्या है, बालक माना जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बालक की आयु का विस्तार है, या आयु है। ठीक है, विस्तार नहीं बोल सकते, विस्तार एक क्षेत्र के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे ऑप्शन दे देगा आपको 14 से 18, 18 वर्ष से कम, 18 से अधिक, 21 वर्ष से कम। तो उसमें क्या आएगा आपका आंसर, 18 वर्ष से। 18 वर्ष से कम का कोई भी बालक है वो क्या है, वो क्या माना जाएगा, बालक माना जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं धारा 2E। धारा 2E, धारा 2E में क्या है, घरेलू घटना की रिपोर्ट है, यानी कि जो घरेलू हिंसा घटित होती है उसकी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है, धारा 2E के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 3, घरेलू हिंसा की परिभाषा। वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा, और ये क्या है धारा 3 में, घरेलू हिंसा की परिभाषा। ठीक है, घरेलू हिंसा की परिभाषा। अब देखो घरेलू हिंसा क्या होती है, उन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट देखिए। घरेलू हिंसा होती क्या है, घरेलू हिंसा होती है शारीरिक यौन दुरुपयोग। ये क्या है, यौन दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग, शारीरिक या यौन दुरुपयोग, शारीरिक पीड़ा या जीवन या स्वास्थ्य पर जो असर पड़े जिस घटनाओं से, यानी कि शारीरिक या यौन दुरुपयोग या शारीरिक पीड़ा या जीवन या स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है जिन घटनाओं से, वो क्या है, घरेलू हिंसा है। ठीक है, अब देखो लैंगिक यौन दुरुपयोग, जिससे महिला की, लैंगिक यौन दुरुपयोग क्या होता है, जिससे महिला की गरिमा का अपमान हो, जिससे महिला की छवि का अपमान हो, गरिमा का, यानी कि उसके सम्मान पर, उसके चरित्र पर उसका अपमान हो, उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक यौन दुरुपयोग, जिससे महिला की गरिमा का अपमान हो। ठीक है, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग, अपमानित, उपहास, गाली देना। ठीक है, ये किस में आएंगे, घरेलू हिंसा में। जैसे मौखिक एवं भावनात्मक, जैसे मौखिक क्या हो गए, 5 साल हो गए शादी को, अभी एक बच्चा नहीं हो सका, यानी कि लड़का, ठीक है, जो भी है, तेरे घर वालों के क्या है, तेरे घर वाले ऐसे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मौखिक है, भावनात्मक है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देखो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, महिला होती है चाहे उसको, वो सब दुख सहन कर लेती है, लेकिन वो आपके घर वालों के बारे में सहन नहीं कर सकती। जो भी लड़का इसको देख रहा है तो ध्यान रखना, आप चाहे उसको कुछ भी बोल लेना, लेकिन घर वालों के बारे में नहीं बोलना है आपको। अगर आप घर वालों के बारे में बोलोगे तो वो सहन नहीं करेगी, घर वालों के बारे में बोलोगे तो वो सहन नहीं करेगी। और वो बात सही है कि नहीं करनी चाहिए, घर वालों के बारे में कौन सुन सकता है। ठीक है, चलो, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग या अपमानित करना, उपहास करना, गाली देना। ठीक है, समझ गए। चलो फिर बात करते हैं धारा 4, हाँ, आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग में क्या है, पीड़ित को आवश्यक धन से वंचित करना, यानी कि कोई महिला है, उसको यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री चाहिए, तो उनकी तो जरूरी होगी उनको। ठीक है, यदि उसको वो उपलब्ध नहीं होती है तो वो क्या मानी जाएगी, आर्थिक हिंसा, यानी कि जो उसके लिए आवश्यक है वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मान लो आप कुछ भी, महिलाओं को किसकी आवश्यकता होती है, जैसे काजल, टीकी, ठीक है, यही होता है। चलो धारा 4, धारा 4 में क्या है, संरक्षण अधिकारी को जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन मनाही। ठीक है, अपवर्जन यानी कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी, यानी कि कहीं पर घरेलू हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, उसकी जानकारी यदि संरक्षण अधिकारी को देने वाला जो व्यक्ति है उसके दायित्व का अपवर्जन। बस वो तो एक बार जानकारी दे दे, फिर उसका कोई मतलब नहीं कि भाई तू
आप बताओ वापस आके कि हुआ कि नहीं हुआ, उसको फिर कुछ आवश्यकता नहीं उसकी, बस एक बार बता दे फिर वो फ्री है, उसको कोई नहीं बुलाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको बीच में नहीं लाया जाएगा, ठीक है, उसके दायित्व का कोई अपवर्जन नहीं है। ओके, धारा 5, धारा 5 को ध्यान से देखो, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं तथा मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, यानी कि कहीं पर घरेलू हिंसा हो रही है तो पुलिस अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, और उनके जो सेवा प्रदाता होते हैं, जो संगठन होते हैं, उनके क्या नियम कानून है, उनके क्या कर्तव्य हैं, और मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य हैं, वो किसमें है, धारा 5 में। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिलाओं के संरक्षण के लिए सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य किस धारा के तहत उल्लेख है, धारा 5 के तहत। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं धारा 6। धारा 6 में क्या है, आश्रय गृह के कर्तव्य। आश्रय गृह के कर्तव्य, जैसे कहीं पर आश्रम स्थल बने होते हैं, धारा 6 के अंदर है आश्रम स्थल। आश्रम स्थल कहां पर है, धारा 6 में। धारा 6 में तो देखो, धारा 6 में क्या है, आश्रय स्थल के कर्तव्य क्या है, देखो ध्यान से देखो, पीड़ित व्यक्ति या कोई संरक्षण अधिकारी आश्रय गृह का इंचार्ज को आश्रय प्रदान करने के लिए कहेंगे तो पीड़ित को आश्रय देना पड़ेगा। यानी कि जो आश्रय स्थल का जो इंचार्ज है, जब भी कोई पीड़ित खुद या कोई उसका संरक्षण अधिकारी आके बोलता है कि इसको 1 या 2 दिन 24 घंटे के लिए आपको इसको आश्रय दो, इसको रहने के लिए जगह दो, तो उसको देना पड़ेगा। वो किस में है, धारा 6 में। धारा 6 में क्या है कि उसको आश्रय स्थल देना पड़ेगा, उसको सोने के लिए, नहाने धोने के लिए जो भी सुविधा है वो देनी पड़ेगी, जो इंचार्ज है ना आश्रय स्थल का, ठीक है, उसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 8। धारा 8 में क्या है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति इसमें धारा 8 में है। ठीक है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, जो भी मैंने संरक्षण अधिकारी बताए थे, जो उनके मतलब, 1 मिनट, हाँ, जो मैंने वो बताए थे आपको, वो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कि उनके मामलों को सुनने वाला वो क्या होता है, संरक्षण अधिकारी होता है। ठीक है, इन संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कितने संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, तो कितने कर सकते हैं, जितना राज्य सरकार चाहे उतना कर सकती है, कितने भी संरक्षण अधिकारी हो सकते हैं। नोट, ये इंपॉर्टेंट बात है, कोशिश रहेगी कि संरक्षण अधिकारी कौन हो, महिला हो। कौन हो संरक्षण अधिकारी, महिला हो, ये कोशिश रहेगी, क्योंकि महिलाओं की बात महिला तो सुन पाएगी अच्छे से, वही समझ पाएगी, कोई पुरुष तो कैसे समझेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, धारा 9 की तरफ चलते हैं। धारा 9 में क्या है, धारा 9 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य एवं कार्य। संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य एवं कार्य, उनके कर्तव्य एवं कार्य। ठीक है, अब देखो धारा 9 में ये क्या है, कर्तव्य एवं कार्य। ठीक है, अब देखो धारा 9 में हो गए। धारा 10 में क्या है, सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य। सेवा प्रदाताओं के जो सेवा प्रदाता के कर्तव्य होते हैं उनके बारे में उल्लेख है, जैसे रजिस्टर्ड कंपनी जो महिलाओं के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करती है। जैसे कई संगठन बने हुए होते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड कंपनी जो महिलाओं के अधिकारों तथा हितों का, उनके हितों का संरक्षण करती हैं जो कंपनियां, उनके बारे में उल्लेख है। ठीक है, क्या है, सेवा सहायता करना, उनको चिकित्सा सहायता देना, वित्तीय सहायता देना और अन्य सहायता, यानी कि जो भी सहायता है वो इनको देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये इनके सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य हो गए। इसमें क्या है, धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य, वहां पर क्या थे, तीनों के मिला के, मजिस्ट्रेट और क्या हो गया, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य थे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। धारा 11 सरकार के कर्तव्य, कि जो ये ऐसे कार्य होते हैं उनमें सरकार के क्या कर्तव्य, वो किसमें है, धारा 11 में। ठीक है, धारा 11 में। धारा 12 में मजिस्ट्रेट का आवेदन, मजिस्ट्रेट को आवेदन कि हमारे साथ, आवेदन कौन करेगा कि ये हमारे साथ अपराध हुआ है, तो उसका आवेदन कौन करेगा, देखो पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, जिसके साथ घटना घटित हुई है वो इसको आवेदन कर सकता है। ठीक है, संरक्षण अधिकारी, उसका कोई संरक्षण अधिकारी, उसने जो भी ये संगठन होते हैं उसके संरक्षण अधिकारी को बताया है, तो संरक्षण अधिकारी उस पीड़ित के साथ जाके और वो भी आवेदन कर सकता है कि हमारे साथ, इस महिला के साथ ये घटना घटित हुई है, उसके बारे में संरक्षण अधिकारी भी क्या कर सकता है,
उसका आवेदन कर सकता है, ठीक है। अन्य कोई व्यक्ति जो महिला का अभिभावक वगैरह हो, जो भी उसका रिश्तेदार, वो कर सकता है, ठीक है। पहली सुनवाई कब करेगा मजिस्ट्रेट? आवेदन प्राप्त होने से 3 दिन के अंदर। आवेदन प्राप्त होने से, जैसे मान लो आवेदन कब प्राप्त हुआ है, जैसे आज की एक तारीख है, आज की एक तारीख है 1 जून है, 1 जून है, ठीक है। 1 जून को आवेदन किया, इससे 3 दिन भीतर, 1 2 3 दिन के अंदर, यानी कि इस तारीख को क्या होनी चाहिए? सुनवाई होनी चाहिए 3 दिनों में। आवेदन प्राप्त होने से, यानी कि 1 जून को प्राप्त हो रहा है, तो से 1 जून से 3 दिन, 1 2 3 के अंदर उसकी सुनवाई होनी चाहिए पहली, ठीक है। अब देखो उसका निपटारा कब होना चाहिए, उस केस का कब तक होना चाहिए? पहली सुनवाई से 60 दिन के अंदर। जब भी यानी कि इसमें सुनवाई हो रही है, सुनवाई 1 को हो रही है, तो कब तक हो जाएगा? जैसे जून है, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त तक हो जाएगा, ठीक है। 2 को हो रहा है तो 60 दिन के भीतर उसके भीतर होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करो धारा 16 कार्रवाई का बंद कमरे में किया जाना। कार्रवाई का बंद कमरे में किया जाना, यानी कि धारा 16 में क्या है? कार्रवाई का बंद कमरे में किया जाना। बंद कमरे का मतलब क्या है? जैसे किसी भी महिला की रिपोर्ट आई है तो उसके बारे में एक तो पीड़ित होता है, तो वो बंद कमरे में सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। ये किसमें? धारा 16 में। उसकी कार्रवाई किसमें होगी? बंद कमरे में। ऐसा थोड़ी है कि सबको चारों तरफ सुना देंगे कि हमारे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा नहीं, बंद कमरे में होगी, ठीक है। प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। धारा 18 संरक्षण का आदेश। संरक्षण का आदेश जिसमें क्या है? मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी किसको बोलते हैं? देखो मैं अब आगे नहीं लिखूंगा, ऐसा कोई भी शब्द होगा प्रत्यार्थी, उसको प्रत्यार्थी ही लिखूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रत्यार्थी लिखा हुआ मिलेगा। प्रत्यार्थी का मतलब अपराधी, जिसने अपराध को अंजाम दिया है, वो क्या है? देखो मजिस्ट्रेट अपराधी को निम्न कामों से रोकेगा। कौन कौन से? घरेलू हिंसा का कोई कार्य नहीं करेगा, घरेलू हिंसा का, उसको भावनात्मक यौन दुरुपयोग जो भी है, वो गाली देना, उपहास करना, ऐसा कार्य नहीं करेगा, ठीक है। वो मजिस्ट्रेट रोकेगा। मौखिक शोषण हो गया, शारीरिक शोषण हो गया, वित्तीय शोषण हो गया, ऐसा कोई कार्य दोबारा नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करेगा कि 2 दिन बाद में खुश हो गए, ऐसा नहीं, वो संपर्क करेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो धारा 19 में क्या है? धारा 19 दिख रही है आपको इधर? चलो मैं इधर हट जाता हूं, है ना। धारा 19 इधर कर लेता हूं इसको थोड़ा, है ना। अब सही है, अब सही है। धारा 19 में क्या है? निवास आदेश। निवास आदेश मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी व्यक्ति के निवास से दूर। देखो ये 2 बार व्यक्ति क्यों लिख रहा है? ये लिखा हुआ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट बोलेगा कि प्रत्यार्थी व्यक्ति को, जो अपराधी व्यक्ति है, जो व्यक्ति के निवास स्थान, कौन सा व्यक्ति? जो पीड़ित है, और ये कौन सा? अपराधी व्यक्ति। मजिस्ट्रेट बोलेगा कि जो प्रत्यार्थी अपराधी व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के निवास स्थान से दूर रहने का आदेश देगा। जो अपराधी है वो जो पीड़ित व्यक्ति के निवास स्थान से दूर रहेगा, उसके पास नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो धारा 21 अभिरक्षा के आदेश। अभिरक्षा का आदेश क्या होता है? जैसे उनके कोई बच्चे हों, उनकी रक्षा कौन करेगा? जैसे एक महिला और एक पुरुष है, यानी कि जोड़ा है, पति पत्नी है, तो उनके बच्चे होंगे, भाई वो तो दूर दूर रहेंगे, तो उनकी अभिरक्षा कौन करेगा? इस बात का उल्लेख किसमें? धारा 21 में, ठीक है। मजिस्ट्रेट बच्चों की अभिरक्षा अस्थायी रूप से व्यक्ति को दे सकते हैं। कौन से व्यक्ति को? जो उनकी मां है, ठीक है, जो उनकी मां है। बच्चों की अभिरक्षा अस्थायी रूप से व्यक्ति को दे सकते हैं, ओके। व्यक्ति कौन सा? पीड़ित व्यक्ति, मां। मतलब इसमें ऐसा कोई फिक्स उल्लेख नहीं है कि सिर्फ मां को ही देंगे। जिसके पास मजिस्ट्रेट को अच्छा लगे कि ये अच्छा रह सकते, लेकिन ज्यादातर क्या, अगर आपको मां ऑप्शन में मिले तो मां करना है, ठीक है। अधिकारी की सुनवाई कौन करेगा? अधिकारी की सुनवाई कौन करेगा? महानगर का मजिस्ट्रेट। यदि वो शहर महानगर है तो महानगर का मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगर वो शहर महानगर नहीं है तो उसका कौन करेगा? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, आदेश पूरे भारत में लागू होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कहीं अपराधी ये सोच ले
कि मैंने तो राजस्थान में अपराध किया है, अब मैं दूसरे स्टेट में जाके अपराध कर सकता हूं, ऐसा नहीं। वो आदेश संपूर्ण भारत में लागू होंगे, संपूर्ण भारत में लागू होंगे। ठीक है। धारा 29, धारा 29 में क्या है? अपील। क्या है? अपील करना। अपील में क्या है? अपील कहां करेंगे? अपील कहां करेंगे? सेशन न्यायालय में कर सकते हैं, सत्र न्यायालय में कर सकते हैं, जिला न्यायालय में कर सकते हैं। कितने दिनों में फैसला होगा? कितने दिनों में फैसला? फैसला आने के 30 दिन के भीतर। कितने दिन में? अपील कितने दिन में कर सकते हैं? फैसला आने के 30 दिन के भीतर में हम अपील कर सकते हैं। ठीक है। धारा 31 है प्रत्यार्थी। प्रत्यार्थी किसको बोला था? अपराधी यदि आदेश नहीं मानता है तो उसको सजा मिलेगी। फर्स्ट टाइम में अपराधी को सजा नहीं मिलती है, उसको समझाया जाता है कि आपको दूर रहना है, ऐसा कोई भावनात्मक गाली वगैरह नहीं देना, उपहास नहीं करना है। ठीक है। अगर वो आदेश नहीं मानता है तो उसको 1 साल तक की सजा, 20,000 रुपए तक का जुर्माना, 20,000 रुपए तक का जुर्माना। 1 मिनट में इस जुर्माने को देख लेता हूं, है ना? ये जुर्माना कितने का है? 1 मिनट भाई। धारा 31। हाँ, जुर्माना कितने तक का है? 20,000 रुपए का जुर्माना है। ओके, आई बात समझ में? नोट, ये दोनों या एक से दंडित कर सकता है। यदि उनको मामला गंभीर लगे तो इन दोनों से भी उसको दंडित कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 32, अपराधों की प्रवृत्ति। अपराधों की प्रवृत्ति कैसी है? संज्ञेय, गैर जमानती है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि घरेलू हिंसा में अपराध किस प्रकृति के होते हैं? संज्ञेय और गैर जमानती है। ठीक है। अब बात करते हैं धारा 33, धारा नंबर 33, संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है, यानी कि सुनवाई नहीं करता है कोई अधिकारी, तो उनके लिए भी तो कोई सजा का प्रावधान होगा। तो उनको क्या है? 1 साल तक की सजा वही और 20,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है। और ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं धारा 37। ये धारा 37 अंतिम धारा है, जिसमें क्या है? धारा 37 के अंदर केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति, यानी कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को। ठीक है। आई बात समझ में? चलो, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अपना घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कंप्लीट हो चुका है। यदि जिस भी साथी को ये नोट्स लेने हैं, वो नोट्स अपने क्या है कि टेस्ट सीरीज है ना, अपनी टेस्ट सीरीज उसके साथ फ्री है, उसके साथ फ्री है। प्रिंट निकलवा सकते हैं आप उनके, जैसे क्लास के साथ साथ ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद आप इनको ई बुक मिल जाएगी, आपको ई बुक को प्रिंट करवा लेना। ठीक है। टेस्ट सीरीज अपनी 99 रुपए में, जिसमें 15 टेस्ट है, फुल सिलेबस के आधारित है। प्रत्येक पर्सन का व्याख्यात्मक हल मिलेगा आपको। ठीक है। शेड्यूल के हिसाब से 1 जून, आज पहला टेस्ट है, आज फर्स्ट टेस्ट है। ठीक है। 1 जून को शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे। कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 20। ठीक है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मिशन पाठशाला। ओके, आई बात समझ में? ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।